तो अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट, जो हमने अभी लास्ट उसमें डिस्कस किया। और एक क्वेश्चन आता है नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। तो वेल, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको नहीं आइडिया होगा। ओ वेरी गुड हितर गुलाटी, लेट मी क्लैप फॉर मिस गुलाटी, करेक्ट। सो रिया शर्मा ने भी आंसर दिया, करेक्ट है, कानपुर। तो अब दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। वेल, पॉइंट क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर, करेक्ट है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी सॉइल है जिसके अंदर आपको मिलेगा आयरन, आयरन ऑक्साइड, विच सॉइल ऑफ इंडिया इज हैविंग आयरन ऑक्साइड। तो ये नीचे सॉइल्स लिखी हुई हैं, ऑप्शंस अगर आपको लेना हो तो ये सॉइल है 1 2 3 4 5 6। आप बताओगे इनमें से कौन सी सॉइल है जिसके अंदर आपको आयरन एलिमेंट मिलेगा। रेड एंड येलो सॉइल, राइट राइट, वेरी गुड रिया, वेरी गुड भूमि, एंड आई थिंक अनुभव एंड अदर स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्री करेंगे। एक जोत, निक, रिया शर्मा, क्षितिज, तनु, तवनूर, विदिता बजाज, आयुष। तो आई थिंक होप आप एग्री करोगे कि इसका राइट आंसर होगा रेड सॉइल, जिसके अंदर आयरन आपको मिलेगा, करेक्ट है। तो ये कुछ सॉइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आपसे, कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी सॉइल है जो हाइट चेंज करने पर, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वो अपना कलर चेंज करती चली जाती है। तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो अपना कलर चेंज करती है जनरली, थोड़ा लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इस तरह से होती चली जाती है। तो आप ये याद रखोगे। और ये कहां पर होती है वो आप देख रहे हो, इंडिया के जितने भी हिली स्टेट्स हैं वहां पर। ठीक है, चलो ठीक है, डन है जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पर। सो वेल, हमने ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर लिए, नागालैंड, सॉइल हेल्थ, कोल प्रोडक्शन एंड एटीएम गोल्ड इन हैदराबाद। ठीक है, अब आते हैं, आगे चलते हैं और अब देखते हैं, ये वो पॉइंट था जो मैंने अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा। यस क्षितिज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, करेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं हम, यूनेस्को रिकमेंडेड ग्रेट बैरियर रीफ टू बी पुट इन डेंजर लिस्ट साइट। तो देखो आप यहाँ पे ना, पहले एक चीज ये याद रखना, मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेट बैरियर रीफ की पहले आपको इमेज दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये तो मैप है ऑस्ट्रेलिया का, और ये आप देख रहे हो, ये इस मैप में आप देखो, ये यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे एक बड़ा हिट क्वेश्चन है हमारे 10 ईयर का। ये क्वेश्चन मैंने एक दो बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये दोनों मैप मैंने यहाँ पे यूज करे हैं, और इसकी ब्यूटी आप देख लो कितनी सुंदर है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है पहले आप इसे समझ लो, ये एक चट्टान है, रॉक है ये, जो समंदर के अंदर है। अब इसका क्या मतलब, वैसे तो इससे बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि अगर आप देखो, किसी को यहां से अगर किसी शिप को आना है तो उसको ना ये पूरा चक्कर काट के ना यहाँ पे जाना पड़ता है, अगर उसको यहाँ आना है, या कहीं यहाँ या यहाँ, या ये न्यूजीलैंड है नीचे। मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि न्यूजीलैंड की लोकेशन क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, करेक्ट। लेकिन अगर ये ग्रेट बैरियर रीफ ना हो तो आप सीधा यहां से एंट्री ले जाओगे। अब बात ये वही है, अगर आपने राम सेतु मूवी देखी हो बॉलीवुड की, अक्षय कुमार की, कि जो नेचुरल चीजें होती है ना, जैसे ये क्या है रीफ, ये जैसे फॉसिल्स इकट्ठे होते चले गए, जितने भी समंदर के क्रिएचर्स हैं उनकी डेथ हुई, और उनके फॉसिल्स, तो एक के ऊपर एक फॉसिल इकट्ठा होता चला गया, और वो अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठे होते 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 वो चट्टान बन गई, रॉक बन गई। तो है तो वैसे टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन चूंकि नेचुरल बिल्ट है, तो इसको अगर आप यहां से हटाते हो, या ये हटती है किसी रीजन से, तो पूरा का पूरा समंदर का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, और कितने क्रिएचर्स ने अपना घर बना लिया होगा, कितने क्रिएचर्स के लिए होमलैंड होगा। तो इस वजह से यूनेस्को ने थोड़ा सा चिंता जताई है। यूनेस्को रिकमेंडेड ग्रेट बैरियर रीफ टू बी पुट इन डेंजर लिस्ट साइट, कि भैया अगर ये कुछ हिली तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो इकोनॉमी है वो, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्रिएचर्स की डेथ होने के चांसेस हैं जो समंदर के अंदर हैं।
तो खैर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ नियर ऑस्ट्रेलिया, व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज राइट नाउ इट इज इन डेंजर। करेक्ट है, ये बताओ पहले, यहां तक क्लियर है? स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट। सोवेल, मनस्वी, साक्षी अग्रवाल, आयुष गुप्ता, दिव्या अरोड़ा, अनुभव, भूमि गुप्ता, क्षितिज, निखिल, क्लियर है यहां तक? तनु, ओके, थैंक यू तनु। ठीक है, डन, आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारी अगली न्यूज क्या है वो देखते हैं। अब हमारी अगली न्यूज है, इसमें ये हम लोग डिस्कस कर चुके, ग्रेट बैरियर वासना अरेंजमेंट, यस हमें पता है, फिजी में हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी में, हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब हमारी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बिल्कुल प्योर दिसंबर की न्यूज है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। अब देखो, वैसे तो अभी कुछ टाइम पहले ना मैं अक्सर सुना था कि स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो डिले कर गई, या अभी मैंने एक फ्लाइट में और सुना था, गो एयर की थी शायद, उसमें अचानक ना चूहा निकल आया अंदर। अब आप देखो कितना खतरनाक है, कोई वायर काट दे, पता चला ऊपर से सीधा नीचे फ्लाइट, राइट। और अभी गो एयर ने कुछ फ्लाइट को कैंसिल कर दिया, अब क्यों कैंसिल किया पता नहीं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा डांट लगाई उसको। ये अभी जो 1 मई 5 मई से 10 मई की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गो एयर ने, कुछ रूट्स की। अब क्यों कैंसिल करी पता नहीं है, क्या अंदर रीजन है, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ी डांट लगाई कि उनका पैसा रिफंड करो। तो मैं कल ही सुन रहा था न्यूज, तो मुझे लगा यार बात पैसा रिफंड की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, कभी हमारा अचानक लेक्चर होता है बैंगलोर और हमने फ्लाइट करी, तो आपने पैसा तो रिफंड कर दिया, लेकिन वो लेक्चर तो कैंसिल हो गया ना वहां पे जहां पे लेना था, जहां वहां 500 बच्चा बैठा हुआ है इस आशा से कि फैकल्टी आके पढ़ाएगी। वो दिल्ली से फैकल्टी आ रही है, फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपने रिफंड कर दीजिए उसके 7,000 8,000। लेकिन वो जो 500 बच्चा 1.5 घंटा बैठ के वेट करके चला गया, वो टाइम का कौन पे करेगा? तो ये सब चीजें काउंट होती है जब पूरी लिस्ट बनती है ना, सर्वे होता है पूरे वर्ल्ड का। तो इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे तो 48th है। और आप देख लो कि सेफ्टी रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगापुर टॉप पर है, सिंगापुर एयरलाइंस। और वैसे मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, बेस्ट एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड का। सो निखिल को, मनस्वी को, तनु को अगर कोई आइडिया हो, दिव्या अरोड़ा, क्षितिज कुमुद, यस अनुभव, ओके, यस करेक्ट है ना? तो सिंगापुर, राइट, वो चांगी एयरपोर्ट था मेरे ख्याल से, नाम क्या चांगी एयरपोर्ट है? क्या मैं करेक्ट हूँ? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। चांगी एयरपोर्ट था मेरे ख्याल से, है ना? राइट, तबनू, करेक्ट। सो वो देखो, वो बेस्ट एयरपोर्ट है, और देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिंगापुर बेस्ट डिक्लेयर हुआ है। और आप देख लो यहाँ पर, ये देख लेते हैं, एक मैंने इमेज यूज करी है। So the improved safety ranking will make it easier for Indian carriers to expand their wings abroad। वैसे इंडिया की रैंक भी बहुत अच्छी हुई है, देखो 102 थी इंडिया की रैंक 2018 में, और अभी देखो लेटेस्ट सर्वे में 48। तो मैंने तो बहुत रेयर देखा है कि किसी रैंक में, किसी सर्वे में इंडिया ने इतनी जंप लगाई हो। तो अच्छी रैंक हो गई इंडिया की, तो वेरी गुड है, इंडिया के लिए क्लैपिंग बनती है। सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया 48 और फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर। चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, कुछ न्यूज और डिस्कस करते हैं, फिर हम यहाँ पर मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, और वो है रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस मेरे ख्याल से आप सब समझते होंगे, आप सब समझदार स्टूडेंट हो। रेमिटेंसेस का मतलब पूछते हैं, कुमुद से पूछ लेते हैं, और अदरवाइज हम पूछ सकते हैं, किससे पूछें, दिव्या अरोड़ा से पूछ लेते हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है? अनुभव, भूमि, दिव्या, कुमुद। यस, करेक्ट। हाँ, तो बात सही है, भूमि की और तनु का आंसर सही है, कि जैसे हमारा कोई रिलेटिव बाहर रहता है, या पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, या वहां जॉब लग गई, तो वो अपनी फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कल को आप लोग की जॉब लग जाए और आप 5 लाख रुपीज वहां पे अर्न कर रहे हो डॉलर फॉर्म में, तो आपने सोचा कि चलो 2-3 लाख रुपीज हम घर भेज देते हैं पेरेंट्स को, तो रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो डॉलर की फॉर्म में इंडिया में आता है। तो भारत सरकार तो वैसे ही डॉलर के लिए तड़पती रहती है, हमारी आत्मा ही डॉलर पे टिकी हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एफडीआर, जितना ज्यादा डॉलर जिस कंट्री के पास
वो उतना फाइनेंशियल इकोनॉमी स्ट्रांग उसकी मानी जाती है। इसको बोलते हैं एफडीआर, फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व। तो हमें जितने भी हमारे एनआरआईज है ना, उनका बड़ा सहारा है। भारत सरकार तो पेरेंट्स को बोलती भी रहती है कि बोलो जरा चुन्नू को, पैसे नहीं भिजवा रहा वो आपको। तो खैर वो डॉलर में भिजवाएगा, और वो डॉलर ये सरकार को देते, सरकार उन्हें कन्वर्ट करके रुपीस में दे देती है। तो अब देखो अभी कितनी अच्छी न्यूज है कि इंडिया टू रिसीव ओवर $100 बिलियन इन रेमिटेंसेस। और ये 2002 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है। जबकि 2021 में अगर आप देखो तो $89 बिलियन था। तो काफी इंक्रीज हुआ है डॉलर का आना। तो इसका मतलब हमारे जो बच्चे हैं या एनआरआईज हैं, वो काफी अच्छा कमा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को अपने घर में पैसा भेज रहे हैं। तो इंडिया रिसीव कर रहा है, किया है 2022 में $100 बिलियन रेमिटेंसेस। तो अच्छी न्यूज है। चलो, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं बैंकर ऑफ द बैंक अवार्ड, बेस्ट बैंक। अब मुझे पता नहीं, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट के कैनरा बैंक में शायद होंगे, अकाउंट होगा कैनरा बैंक में। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप में से कोई मेरे को बताएगा। वो अनुभव का अकाउंट है कैनरा में, ठीक है। सो अनुभव से पूछ लेते हैं। अनुभव, आपको कुछ आइडिया है कितने टोटल बैंक है वैसे आज? नेशनल बैंक, या मैं चलो ले मैन लैंग्वेज में पूछ लेता हूँ, सरकारी बैंक कितने हैं आज? यस, एनी आइडिया कितने गवर्नमेंट बैंक है? अनुभव से पूछ रहे हूं मैं, और ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आयुष गुप्ता से, अगर आयुष गुप्ता ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। भूमि गुप्ता, दिव्या अरोड़ा, कुमुद, तनु, साक्षी, क्षितिज, विदिता बजाज, लव्या तो खैर आज क्लास में नहीं है, एंड निखिल। यस, कुछ आइडिया? ऑल बैंक्स आर गवर्नमेंट बैंक है। अच्छा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हाथ टाइट है आपका इस क्वेश्चन पे आप लोगों का। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इंडिया में जितने टोटल बैंक है, इस इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। इस इमेज को आप देख लो, और ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक बड़ा और बड़ी धमाकेदार न्यूज आपको और बता देता हूँ। पहले जरा काउंट करके बताओ, ये कितने बैंक दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में, इस स्लाइड में आपको? है ना, 12। तो बिल्कुल 12 है। अगर आप देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बीओआई, इंडियन बैंक, एसबीआई। ये अगर आप देखोगे तो तीन तीन के सेट है, 3 3 3 3। तो टोटल कितने हैं? 12 नेशनल बैंक है, करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं इसमें, ये जितने भी 12 के 12 नेशनल बैंक हैं, इसमें सबसे पहला बैंक, फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश बाय इंडियंस। आप में से अगर कोई बताए कि सबसे पहला नेशनल बैंक जो इंडियंस ने स्टैब्लिश किया हो, वो बैंक कौन सा था? सो इन 12 में सबसे ओल्डेस्ट बैंक अगर आपको कोई दिख रहा हो, तो अनुभव ने बोला सर एसबीआई, क्षितिज ने बोला पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। क्षितिज का शायद अकाउंट होगा, तो क्षितिज ने कहा जी मेरा ही बैंक सबसे पुराना है। और तनु चौधरी का भी कहना है, वो बिल्कुल एग्री कर रही है क्षितिज से। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो तनु और क्षितिज। पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश बाय इंडियन, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश बाय इंडियन 1895 में पंजाब नेशनल बैंक का ओरिजिन हुआ था। तो एक तो आप ये नोट कर लेना। जहां तक कुछ स्टूडेंट ने एसबीआई बोला, तो मैं पहले आपको एसबीआई के बारे में, एसबीआई की कहानी सुना देता हूं। बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बना था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। राइट। सो इंपीरियल बैंक बना। एंड ये इंपीरियल बैंक 1955 में इसका नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो इसका मतलब आजादी से पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक, और 55 में हमने इसका नाम डाला एसबीआई। और ये और बहुत पीछे जाऊं तो बैंक ऑफ कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास को मर्ज करके अंग्रेजों ने एक 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया था। तो एटलीस्ट आपको ये सब चीजें पता हो, एक इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात ये है कि ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक थे, और इनको बाद में गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था। एसबीआई ही एकमात्र ऐसा बैंक है जो शुरू से सरकार के कंट्रोल में था, ब्रिटिश सरकार फिर इंडियन गवर्नमेंट।
इसीलिए हम पता है क्या बोलते हैं, 11 है नेशनल बैंक और एक है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये क्या मतलब हुआ इसका समझ लो, ये मिला के 12 हुए। वैसे नेशनल बैंक 11 है। नेशनल बैंक उन बैंकों को बोलते हैं जो पहले प्राइवेट थे और गवर्नमेंट ने उनको टेक ओवर कर लिया भारत सरकार ने आजादी के बाद। तो ये सब प्राइवेट बैंक थे, इनको खरीद के नेशनल बैंक बनाया। दैट्स वाई ये बोले जाते हैं नेशनल बैंक। और एसबीआई शुरू से सरकारी था, इसलिए इसको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो मैं पहले आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई। अनुभव, भूमि, दिव्या एंड हितत, गुलाटी, क्षितिज, हिति, कुमुद, मनस्वी, निखिल, रिया, साक्षी, क्षितिज, समझ में आया कि कितने नेशनल बैंक है? 11। और एक है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलो जी, वेरी गुड, करेक्ट है। तो कैनरा बैंक को करंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था कि कैनरा बैंक बेस्ट बैंक डिक्लेयर हुआ, और बाकी ये मैंने आपको, ठीक है दिव्या, फिर से आपको बता देता हूं। दिव्या, मैंने ये बताया कि टोटल बैंक है 12, लेकिन उसमें नेशनल बैंक है 11 और एक बैंक है पीएसयू। पीएसयू मतलब एसबीआई। नेशनल बैंक क्यों बोलते हैं इन 11 को, 11 को? क्योंकि ये पहले प्राइवेट बैंक थे, इनको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, इसलिए नेशनल बन गए, सरकारी बन गए। और एसबीआई शुरू से ही गवर्नमेंट बैंक है, वो कभी प्राइवेट रहा ही नहीं। पहले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, बाद में इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया। करेक्ट है दिव्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है हमारे दिसंबर करंट अफेयर्स में, फिर मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछता हूं। तो अभी हमने ग्रेट बैरियर रीफ डिस्कस कर लिया, हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए। यूनेस्को ने इसको डाला वर्ल्ड हेरिटेज में, डेंजर साइट में। सिंगापुर हमने डिस्कस कर लिया, वासनर और फिजी, बिल्कुल ये हम ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब मैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा क्लास में, लेकिन अभी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं पहले। चिपको मूवमेंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो चिपको मूवमेंट अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि उसके ऊपर एक बुक लिखी गई, तो बुक लिखी गई और उसको कोई अवार्ड मिल गया कमला देवी चट्टोपाध्याय को। ठीक है, हम उस बात को, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब चिपको मूवमेंट के ऊपर एक बुक लिखी गई, उसको अवार्ड मिला, तो चिपको मूवमेंट क्या था वो जानना जरूरी है। तो पहले मैं आपको चिपको मूवमेंट पर ले चलता हूँ। ये देख लो आप, ये वुमेन्स, ये सब पेड़ के साथ चिपकी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट। पेड़ के साथ चिपक जाओ, यानी अगर आप काटोगे ना पेड़, तो पहले आप हमें काटो, हमें मारो जान से, फिर पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने देंगे। तो ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 73 में। कौन था इसका फाउंडर? इस मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। और ये कहाँ पे चला तो आप देख ही सकते हो, उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने इसको बड़ा प्रेस किया बाद में। एंड भट्ट लेड अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स हु हग्ड द ट्रीज टू सेव देम, मतलब ये ट्री को हग कर लेते थे कि हम काटने नहीं देंगे इस पेड़ को। करेक्ट, तो चिपको मूवमेंट, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अनुभव। टाटा पावर और इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट करा है टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अनुभव उसको छोड़ सकते हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ना बहुत ध्यान से करंट अफेयर्स कलेक्ट करना पड़ता है, और जो जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ना, आप उसको ही फोकस करना, ना दाएं जाना ना बाएं जाना। एसबीआई भूमि, एसबीआई जो है वो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, एक लास्ट बात, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। और वो लास्ट बात क्या है, आप मुझे इतना बता दो, नेशनल हाईवे, कुछ आइडिया है आप लोगों को कितने नेशनल हाईवे हैं? हाँ अनुभव, वही काफी है, इतना भी कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो ज्यादा आप लोग हाथ पांव मत मारना, बस रेगुलर आप खाली क्लास अटेंड कर लो, इतने से काम चल जाना चाहिए। करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना, वैसे तो हम कर ही रहे हैं रोज क्लास में रिवीजन। अच्छा, तो आप मेरे को बस एक लास्ट न्यूज करने हैं आज करंट अफेयर्स की। आप मेरे को बताओ नेशनल हाईवे कितने हैं, और सबसे बड़ा नेश ओ 599, क्षितिज ने बोला है। वेरी गुड क्षितिज, क्षितिज के लिए क्लैपिंग। अच्छा इतना बता दो, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का कौन सा है?
तो मैं अब आपको अपनी स्लाइड पे ले आता हूं, तो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मैं पहले आपको ये समझा दूं कि आपको पता है नेशनल हाईवे 2010 में ना हमने चेंज करे हैं। पहले आप ये समझ लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो नेशनल हाईवे बनाती है, वो एक एक्ट बना था 1988 में। 1988 से हमने नेशनल हाईवे एक कानून के थ्रू बनाने शुरू करे, एक अथॉरिटी बना दी, ठीक। अब देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो हमारी टोटल रोड्स का कितने परसेंट है, 2.7। लेकिन वो ट्रैफिक कितना वहन करते हैं, कितना ट्रैफिक कैरी करते हैं, बियर 40%। समझ रहे हो ये पॉइंट? टोटल रोड का 2.7 नेशनल हाईवे है। जितनी भी रोड है, स्टेट रोड, गांव की रोड, शहर की रोड, आपके गली मोहल्ले की रोड, उसका खाली 2.5% सिर्फ, लेकिन ट्रैफिक बियर करते हैं 40%। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारा, जो ये नेशनल हाईवे बनाती है। तो देखो ये अथॉरिटी है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, और इतने हमारे नेशनल हाईवे हैं टोटल परसेंटेज, और इतना वो ट्रैफिक बियर करते हैं। तो ये आपको 4 पॉइंट्स मेरे ख्याल से समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे हमारे अभी चेंज करें नंबर्स, 2010 में से हमारे नेशनल हाईवे के नंबर बदल दिए गए हैं। तो नॉर्थ से साउथ अगर आप ऐसे आ रहे हो तो हमारे सारे के सारे नेशनल हाईवे हैं इवन नंबर, इवन। ये 1, 3, 5, 7, कैसे, नॉर्थ से साउथ, राइट, इवन नंबर, सॉरी, 2, 4, 6, 8, राइट। और अगर आप जा रहे हो ईस्ट से वेस्ट तो आपको सारे नंबर हमारे मिलेंगे ऐसे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, करेक्ट, ऑड नंबर्स ईस्ट टू वेस्ट। तो एक तो हमने ये सिस्टम शुरू किया। दूसरा मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारा 44, जो 3000 किलोमीटर अप्रॉक्स बड़ा है। और ये कहाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। और सबसे छोटा है 47A, 6 किलोमीटर का है सिर्फ, अर्नाकुलम से लेके कोची, केरला में है। तो बस इतनी सी बात जो मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ, क्या आप फिर से सुन लो। लॉन्गेस्ट 44, स्मॉलेस्ट 47, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए क्या होता है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, और मैं आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूँ चलते चलते, 3 MCQ जो भी आज हमने दिसंबर करंट अफेयर्स में डिस्कस किया। पहले ये बताओ कि यहां तक क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? रिया, साक्षी, क्षितिज, तनु, निखिल, मनस्वी, विदिता, शुड आई आस्क सम क्वेश्चंस? ठीक है, ठीक है, थैंक यू रिया, थैंक यू क्षितिज। ओके, करेक्ट। सर व्हाट वर द नंबर ऑफ हाईवेज इन 2010? तो अभी आप ऐसे मान लो, अभी हम लेटेस्ट याद रखते हैं, जो क्षितिज ने लिखा था ना 599, तो अभी हमारे अप्रोक्स 599 टोटल नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो अभी हमने काफी चेंजेस करे, तो अब लेटेस्ट 599 नेशनल हाईवे हैं हमारे 2010 से, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछ रहा हूं और आप जल्दी से मुझे इनके आंसर बताना। So this is question number 1, please give the answer fast. ओके, सो बी, सो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर देना शुरू कर दिया कि सर आंसर इसका बी होगा, ठीक है। देखते हैं जी, चेक करते हैं कि आप सही हैं या गलत। ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट, तनु एंड रिया शर्मा, सब बी ऑप्शन दे रहे, ठीक है। तो देखते हैं। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल बिल्कुल नागालैंड में स्टार्ट हुआ। और इंडिया का कोल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, नहीं, हमने तो करा था इंक्रीज हुआ है। तो नॉट करेक्ट देखना है, वेरी गुड। अब आप लोगों को हैबिट पड़ गई कि भैया ढंग से पढ़ो, वरना नजर हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल, तो आप लोगों ने बिल्कुल देख लिया, नॉट करेक्ट है। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन 2 का आंसर दे दो। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्टेड टू गिव द आंसर सी। ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट गिविंग आंसर सी, 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 क्षितिज एंड दिव्या अरोड़ा, तनु, मनस्वी सूद, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करते हैं आप सही हैं या गलत, देख लेते हैं। तो वेल वेल वेल, ठीक है। तो इंडिया टू रिसीव
ओवर रिकॉर्ड 100 बिलियन रेमिटेंसेस, बिल्कुल ठीक है। कैनरा बैंक बैंकर ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ, लेकिन टोटल नेशनल बैंक तो हमारे 12 है, 10 तो नहीं है ना। एसबीआई को भी अगर मिला है तो अभी मोटा मोटा 12 ही मानते हैं। तो मेरे ख्याल से थर्ड रॉन्ग हो गया और हमारा आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड, करेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। आंसर आप लोग का सबका सही है। हाँ, 11 नेशनल और एक एसबीआई। ठीक है मनस्वी, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड का आंसर बता दो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो हितर गुलाटी ने बोला कि सर डी। गुलाटी जी को लग रहा है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अच्छा, तो देखते हैं। गुलाटी जी सही है, लेकिन दिव्या अरोड़ा ने सी के आगे क्वेश्चन मार्क। रिया शर्मा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं डी। क्षितिज ने डी बोला है। अनुभव ने सी। तनु चौधरी ने बोला है 1 और 2 होना चाहिए। अच्छा, क्षितिज ने बोला है डी। तो ठीक है, आप लोग ने आंसर दे दिया। मैं अपना आंसर बताता हूँ आपको कि क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये रॉन्ग हो गया कि ये एटीएम लगा है हैदराबाद, पटना में नहीं लगा। रॉन्ग है। 24 × 7 आप गोल्ड विड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। वो क्या कह रहा है कि यूज प्रीपेड और पोस्टपेड कार्ड। आप कोई एक कार्ड यूज कर सकते हो, नहीं, हमने तो बोला कोई सा कार्ड यूज करो। कोई सा स्मार्ट कार्ड यूज करो गोल्ड विड्रॉ करने के लिए। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग है। आर करेक्ट चेक करना था। आंसर इसका ए होगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, फर्स्ट में हैदराबाद है ना, तो इसमें पटना लिखा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो गया। तो आई थिंक आप जल्दी से बताओ कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए। अनुभव ने तो बोल दिया जल्दी से 2, और हितर गुलाटी ने भी 2 बोला है। मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन सबका रॉन्ग हुआ है। बाकी 1 और 2 सबके करेक्ट है। वेरी गुड, लेट मी क्लैप फॉर एवरीवन। आप जितने भी स्टूडेंट ने आज क्लास अटेंड करी उन सबके लिए क्लैपिंग। इट शोज योर सीरियसनेस एंड डेडिकेशन आपके करियर को लेकर। करेक्ट। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। अच्छा, हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो हैदराबाद जो है वो लगा है हैदराबाद। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो मेंशन करने में। तो आप लोग सब करेक्ट हो। बिल्कुल, वो हैदराबाद के आगे पटना लिखा हुआ है। चलो ठीक है। एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया कि वो हैदराबाद में है, पटना में नहीं, और वहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बाय बाय। मिलते हैं कल।